सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेक्टर एनालिसिस। इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसके साथ साथ अलग अलग सेक्टर को एनालाइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उनके अंदर कैसे प्राइस एक्शन हो रहे हैं। और उस प्राइस एक्शन के बेसिस पर हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन फाइंड आउट करते हैं। और उन डिमांड जोन सप्लाई जोन के बेसिस पर इस आने वाले वीक के अंदर क्या प्राइस एक्शन हो सकता है उसके बारे में हम बात करते हैं। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस निफ्टी के अंदर होगा, क्योंकि निफ्टी ने एक ऑल टाइम हाई के लेवल को टच किया है। तो इस वीडियो में हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, क्या ये जो ऑल टाइम हाई लगा है ये जेन्युइन ऑल टाइम हाई था? क्या इसके बाद निफ्टी ऐसे अपनी बाइंग जो है कंटिन्यू कर पाएगा? क्या आपको बाइंग साइड में ट्रेड लेनी चाहिए, या फिर इस वीक निफ्टी के अंदर कुछ सेलिंग आ सकती है? इस वीडियो में हम इस इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, और इस वीडियो में मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। एक ऐसा लेवल मिल चुका है जहाँ पे निफ्टी ने अपना एक ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था, और उसके बाद जो उसके अंदर प्राइस एक्शन हुआ था वही कुछ सिमिलर प्राइस एक्शन अभी हो रहा है। तो हम उस एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि उस टाइम पे जो सिनेरियो हुआ था, क्या वो सिनेरियो यहाँ पर वापस रिपीट हो सकता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन की पर्पज से ही है। आप प्लीज मेरे बताए हुए लेवल्स पर बाय सेल मत करना। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस होता है कि मैं आपको प्राइस एक्शन दिखा सकूं और समझा सकूं कि प्राइस एक्शन के बेसिस पर एक क्वालिटी डिमांड जोन और सप्लाई जोन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो जोन कैसे काम करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये सब बताने में हेल्प करता हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी नवंबर मंथ की क्लोजिंग हो चुकी है, तो सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट में मंथली के टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे, और डेली के टाइम फ्रेम तक हम चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। और कुछ लेवल्स हैं जो कि मैंने फाइंड आउट कर रखे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक होगा, जिसके अंदर हम निफ्टी के जो ऑल टाइम हाई के लेवल्स है ये क्या काम करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मंथली के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नवंबर मंथ की क्लोजिंग है वो अपने ओपनिंग प्राइस से 500 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुई है, जो कि बाइंग स्ट्रेंथ दिखा रहा है। हालांकि इस मंथ हमें सेलिंग भी देखने को मिली है, और जब मंथ क्लोज होते होते हमें एक अच्छी खासी बाइंग भी देखने को मिली है। बट अगर हम अक्टूबर के मंथ से कंपेयर करें तो इस मंथ थोड़ी कम बाइंग आई है एज कम्पेयर टू अक्टूबर मंथ। बट इस मंथ में हमें निफ्टी के अंदर एक नया हाई देखने को मिला है। अभी हम इस नए हाई के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम वीकली के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब वीकली के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि प्राइस एक वीकली की सप्लाई जोन पे थी, जहां से इसने एक बार रिजेक्शन लिया था, जिसके बारे में मैंने मेरी लास्ट सेक्टर एनालिसिस के बारे वीडियो में बताया था। और उसमें मैंने आपको बाइंग लेवल भी बताया था कि ये डिमांड जोन है जहां से प्राइस टच करके एक नया ऑल टाइम हाई लगा सकती है। और ऐसा ही कुछ इधर हुआ था। प्राइस इस डिमांड जोन के अंदर आई, यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट ली, और उसके बाद आपको एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिला है। मैं लास्ट 2 वीक से मैं सेक्टर एनालिसिस की वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कुछ वीडियो एडिटिंग के ऐप में कुछ दिक्कत आ रही थी। और इस बार भी मैं वीडियो थोड़ा लेट ही अपलोड कर पाऊंगा, शायद मंडे को मार्केट ओपन होने से पहले मैं अपलोड कर पाऊंगा। मैं इसके लिए सॉरी चाहता हूँ, बट मैं नेक्स्ट वीक से कोशिश करूंगा कि एवरी संडे को मॉर्निंग के टाइम पे ही ये वीडियो अपलोड हो जाए। तो चलो आप चार्ट पे फिर से वापस आते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो लास्ट के 2 वीक में जो बाइंग आई है वो थोड़ी स्ट्रेंथ के साथ नहीं आई है। हालांकि यहाँ पे स्ट्रेंथ के साथ बाइंग आ भी नहीं सकती थी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, ये एक ऑल टाइम हाई का लेवल था। और जब भी प्राइस एक ऑल टाइम हाई या फिर किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करती है, तो वहां पे सेलिंग आना जरूरी होती है, क्योंकि वहां पे सेलर्स की भी सेंटीमेंट स्ट्रांग होते हैं और बायर्स की भी सेंटीमेंट स्ट्रांग होते हैं। और इन दोनों के सेंटीमेंट कुछ क्रूशियल लेवल्स पे बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि ये जो लेवल था ऑल टाइम हाई का, यहाँ पे सेलर्स का भी सेंटीमेंट स्ट्रांग था और बायर्स का भी सेंटीमेंट स्ट्रांग था। तो दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और उसकी वजह से हमें ऐसी कैंडल देखने को मिल सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो कैंडल अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रही होती है वो एकदम मोमेंटम के साथ करती है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हमको ऐसी कैंडल दिखती है जब ब्रेकआउट आने वाला होता है। अब अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो आप देख सकते हो कि इस वीक जो मेन बाइंग आई थी वो वेनेसडे के अंदर आई थी, जिसमें प्राइस ऑलमोस्ट 300 प्राइस मूव करा था, मतलब 300 प्राइस ही मूव करा था। और उससे पहले आप देख सकते हो कि उससे पहले सेलिंग थी, और उसके बाद भी हमको कुछ खास बाइंग नहीं दिखी है। हालांकि जो थर्सडे को मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई को टच किया था, बट आप देख सकते हो कि प्राइस ऑल टाइम हाई को टच करते ही वापस प्राइस नीचे की तरफ गिर गई थी। अब यहाँ पर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये जो कैंडल बनी है ये प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ बाइंग आई थी। तो यहाँ पे जो कैंडल बनी है ये यूजुअली प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। आपका मानना सही है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, हमको निफ्टी के अंदर और सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसको समझते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्राइस ने ऑल टाइम हाई को टच किया है, बट यहाँ पे क्लोजिंग नहीं करी। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हो या चाहे कोई सी भी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, आपको पता होगा जब तक कोई कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो ब्रेकआउट हुआ है या फिर वो जो बाइंग आई है वो स्ट्रेंथ के साथ बाइंग आई है या नहीं आई है।
जब कैंडल क्लोज होती है उस बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे प्राइस जैसे ही ऑल टाइम हाई को टच करी, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई और प्राइस फिर से अपने ओपनिंग प्राइस के नीचे जाके क्लोज कर गई। अब मे भी ऐसा अभी हो सकता है कि यहाँ पे जो बहुत सारे सेलर्स थे उनने यहाँ पे इसको लिक्विडिटी स्वीप की तरह देखा हो कि ये जो प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी थी जहाँ पे बहुत सारे लोगों का एसएल उठ रहा है, उसको यहाँ पे खा के प्राइस वापस नीचे क्लोज कर गई और अब जो सेलर्स का सेंटिमेंट है वो थोड़ा बहुत और स्ट्रांग हो गया होगा। बट अब वीडियो में मैं आपको आगे कुछ भी बताऊं कि प्राइस एक्शन के अंदर क्या होगा या जोन कैसे काम करेंगे, उससे पहले हम चार्ट में एक बार बैक टेस्ट करके देखते हैं कि लास्ट टाइम जब 2022 में निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था तो उस टाइम पे क्या हुआ था। तो हम सबसे पहले वापस वीकली के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं और उस टाइम फ्रेम पे वापस आते हैं। अब वीडियो में मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं ज़्यादातर जो सेक्टर एनालिसिस की वीडियो होती है उसमें मैं किसी भी टाइप का इंडिकेटर आपको शो नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि प्राइस एक्शन को अगर समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंडिकेटर एक सेकेंडरी चीज़ है। अगर आप प्राइस एक्शन को भी समझना सीख गए तो आप इजीली यहाँ पे मार्केट में आप पैसा कमा सकते हो। बट कभी कभी क्या होता है, प्राइस एक्शन भी मैनिपुलेटेड हो जाता है या कभी कभी प्राइस एक्शन जो हम सोच रहे होते हैं वो एक्चुअली में होता नहीं है। इसी बीच में इंडिकेटर आपको हेल्प करता है। इंडिकेटर बताता है कि आप जो बाई साइड की ट्रेड ले रहे हो और अगर आपका इंडिकेटर आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप वहाँ पे अपनी ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। वहीं अगर आप बाइंग साइड की ट्रेड ले रहे हो और आपका इंडिकेटर आपके अपोज में है तो वहाँ पर आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है, जो एक्यूरेसी, वो कम हो जाएगी। बट मैं फिर भी प्राइस एक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ और कम क्वांटिटी के साथ वहाँ पर ट्रेड लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं दो टाइप के इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, एक RSI और एक EMA। RSI मैं इसलिए यूज करता हूँ कि वो मेरे को ऐसे दिखाता है कि जो बाइंग मोमेंटम आ रहा है वो स्ट्रेंथ के साथ आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या वो जो कैंडल प्रीवियस कैंडल को ब्रेक कर रही है मोमेंटम के साथ ब्रेक कर रही है या नहीं कर रही है। और EMA मेरे को ये बताता है कि अभी मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड कैसा है, मार्केट अभी बुलिश फेज में है या बेरिश फेज में है। इन सब के बारे में मेरे को EMA बताता है। अब मैं इनके बारे में ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर आपको इनके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बता देना, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अब मैं सबसे पहले इन सारे EMA को ओपन कर देता हूँ और RSI को लगा देता हूँ। अब ये रेड कलर का EMA है, ये मेरा 20 EMA है, ब्लू वाला 50 है और येलो वाला 200 है और ये नीचे है ये RSI है। अब सबसे पहले मैं इस वीकली के टाइम फ्रेम पे इस हाई को मैं मार्क करता हूँ और जब ये प्राइस ने इसको हाई को ब्रेक किया था मैं इसको यहाँ पे मार्क करता हूँ। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि प्राइस ने इसको एक मोमेंटम के साथ यहाँ पे ब्रेक किया है, बट यहाँ पे प्राइस इसको सस्टेन नहीं कर पाई। नेक्स्ट वीक यहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब हम सबसे पहले अब हम इसके बाद हम एक बार RSI की जो पीक है जो यहाँ पे बना था, इसके इस पॉइंट के RSI का और इस पॉइंट के RSI को कंपेयर करते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक बार RSI में मार्क करता हूँ और इसको आगे तक एक्सटेंड करता हूँ तो मैंने यहाँ पे RSI तो लगा दिया है। अब मैं जो इस कैंडल का RSI है इसको मार्क करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस ने तो इसके पीक को ब्रेक कर दिया, बट ये जो पीक है यहाँ पे इसने ब्रेक नहीं किया है, RSI ने इसके पीक को ब्रेक नहीं किया है, जो कि ये शो कर रहा है कि प्राइस के अंदर डाइवर्जेंस है, मतलब RSI के अंदर डाइवर्जेंस है। ये जो बाइंग आई है वो उतनी मोमेंटम के साथ नहीं आई है कि इसने इस प्रीवियस पीक को ब्रेक कर पाया। और जब भी RSI के अंदर ऐसे डाइवर्जेंस आते हैं तो सेलिंग आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। हालांकि अगर हम वीकली के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं वो सेलिंग में भी ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी लेट आए, बट सेलिंग आने की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ जो अभी की मार्केट में एकदम मैच खा रही है। ये नया हाई लगाने से पहले ये प्रीवियस पुल बैक था। अगर मैं इसको मार्क करता हूँ और इसके RSI को मैं मार्क करता हूँ तो यहाँ पे इतना तो स्ट्रेंथ शो कर रहा है कि इसने अपने प्रीवियस वीक के हाई को या इस वीक के हाई को ब्रेक कर दिया RSI ने। अभी आप मैं आपको ये क्या क्यों बताना चाह रहा हूँ अभी आप थोड़ी देर में समझ जाओगे। अब मैं वीकली के टाइम फ्रेम को छोड़ के अगर डेली के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होता हूँ और उसमें RSI क्या बता रहा है उसको हम समझते हैं। अब हम सबसे पहले डेली के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले प्रीवियस हाई पे चलते हैं, ये जो ऑल टाइम हाई का लेवल था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाले जो इस कैंडल का RSI है इसने इस पीक को ब्रेक कर दिया, तो ये पीक अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहा। अब हमारे लिए जो पीक इंपॉर्टेंट है वो ये वाला पीक इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आगे तक एक्सटेंड कर देता हूँ और ये वाला पीक हमारा एक बार मार्क करके रखता हूँ। इस वाले पीक को भी मार्क करता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये जो RSI की यहाँ पे जो कैंडल की RSI है ये सबसे टॉप पर है। उसके बाद प्राइस ने इसको एक बार ब्रेक किया, RSI ने इसको ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पे ये शो हो रहा है कि मोमेंटम नहीं है। फिर प्राइस एक बार फिर से डीप पुल बैक लेती है, प्राइस भी टूटती है और प्राइस फिर नीचे से एक बार ऊपर जाती है
और इस प्रीवियस के ऑल टाइम हाई के लेवल को ब्रेक करती है और इस लेवल को भी ब्रेक करती है। बट अगर आप फिर से नोटिस करोगे कि प्राइस के अंदर फिर से एक डाइवर्जन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, यहाँ के अंदर प्राइस के अंदर फिर से डाइवर्जेंस है। प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे इवनिंग स्टार बनाया या कोई सा भी पैटर्न बनाया। हालांकि मैं ऐसे टाइम में सेल नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ आरएसआई की बेसिस पे सेल नहीं करता हूँ, मैं डिमांड सप्लाई के बेसिस पे सेल करता हूँ। अगर मेरे लिए यहाँ पे कोई सप्लाई जोन होता और आरएसआई यहाँ पे मेरे को डाइवर्जेंस दिखा रहा होता तो मैं यहाँ पे जरूर सेल करता। आप यहाँ पे क्लियरली दे सकते हो। अब अगर मैं इसकी पीक को भी मैं मार्क करूँ, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, आप देख सकते हो कि आरएसआई इसको ब्रेक करने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, बट अल्टीमेटली जब नया हाई लगा था तब आरएसआई ने इसके पीक को ब्रेक कर दिया था, जो कि ठीक है एक थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बट अल्टीमेटली ये जो पीक था इसको अभी भी आरएसआई ब्रेक नहीं कर पाया था और हमको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली थी। बट अगर मैं बोलूँ कि मैं जैसे कि आपको पहले बताया था कि मैं प्राइस एक्शन को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, और मेरे यहाँ पे कुछ दो बाइंग लेवल थे वीकली के टाइम फ्रेम पे। एक ये डिमांड जोन था और एक ये डिमांड जोन था। ये डिमांड जोन कंटिन्यूस पैटर्न है डेली बेस डेली का, इसको मैंने मार्क किया। और उसके बाद नीचे वाली जो लेवल था इसको भी मैं अगर मार्क करता हूँ और इसको एक्सटेंड करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि जब फर्स्ट टाइम प्राइस इस डिमांड जोन पर टच करी थी, यहाँ पे डेली का ये वीकली का ईएमए भी था, प्राइस को पूरा एक वीक तक यहाँ पे इस डिमांड जोन ने रोक के रख रखा था। हालांकि ये नया हाई ये वाला डिमांड जोन नया हाई नहीं लगा पाया और प्राइस इसको ब्रेक करके एक नीचे आई, और इसके जो मिडल है ये ऑलमोस्ट बॉटम के पास है, जैसे प्राइस ने वापस मोमेंटम पकड़ा और प्राइस को ऊपर की तरफ ब्रेक किया। सो अगर अभी तक जो मैंने आपको बताया उसको समराइज करूं, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक प्रीवियस पीक को मार्क किया, उसके आरएसआई को मार्क किया, और हमने ये देखा कि जैसे वो पीक क्रॉस हुआ, क्या आरएसआई ने उस पीक को क्रॉस किया या फिर आरएसआई ने नहीं किया। और इस सिनेरियो में अभी तक आरएसआई ने नहीं किया था, और जैसे ही प्राइस ऊपर नया ऑल टाइम हाई लगाई, आरएसआई ने पीक क्रॉस नहीं किया, हमको एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली। अब अगर मैं आपको ये भी दिखाऊं कि ये जो आरएसआई है बाइंग साइड में कैसे काम करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पर आप नोटिस करना, ये इसका कैंडल का लो है, इस कैंडल के लो की मैं आरएसआई को मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। ये रहा, इस कैंडल के लो को मैंने यहाँ पे मार्क किया। ओके, और ये जो आप देख सकते हो कि प्राइस ने कितने मोमेंटम के साथ इसके लो को ब्रेक किया है यहाँ पर। बट अब अगर आप आरएसआई की नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको क्लियर डाइवर्जन दिखेंगे। इसके लो को मैं अगर मार्क करता हूँ जो यहाँ के यहाँ बनता है, आप क्लियरली देख सकते हो कि प्राइस के अंदर कैसे डाइवर्जेंस है, और जब ऐसे डाइवर्जेंस आने लग जाते हैं तो प्राइस के अंदर डेफिनेटली एक बाइंग आती है, जो कि अभी के सिनेरियो में देख सकते हो एक मोमेंटम के साथ बाइंग आई और प्राइस ने इसके पीक को ब्रेक किया। अब जैसे ब्रेक करने के बाद प्राइस ऊपर गई। अब आगे का कोई सिनेरियो में आगे का सिनेरियो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम जो अभी का करंट सिनेरियो है उसको अब डिस्कस करते हैं। अब मैं चार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। ये अभी का मार्केट का ये अभी के मार्केट के चार्ट है, और ये अभी जो हमने डिस्कस किया था। अगर सबसे पहले हम वीकली के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और इस कैंडल की पीक को मैं मार्क करता हूँ जो कि इधर है, और इसके कैंडल की पीक को मैं मार्क करता हूँ जो कि इधर है। अगर मैं इस वाले चार्ट में भी मैं वीकली के टाइम फ्रेम में चलता हूँ, और यहाँ पे डेट वही टाइम मैंने आपको जैसे बताया था, इसके आरएसआई को देखो यहाँ पर है, और इस पीक के आरएसआई को देखो यहाँ पर है। इसमें के अंदर डाइवर्जेंस है, सेम इधर भी इसके अंदर डाइवर्जेंस आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे एक और डाइवर्जेंस है जो कि इस चार्ट में नहीं है लेकिन इस चार्ट में है, वो है ये नया हाई लगने से पहले आप यहाँ पे जो कैंडल पहला पुल बैक था, इसके अगर हम इसके हाई को मार्क करते हैं और इसके जो आरएसआई को है उसको भी मार्क करते हैं, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि अभी तक जो प्राइस ने इसके हाई को भी यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है, जो कि ये शो कर रहा है कि जो अभी तक जो बाइंग आप इतनी बड़ी बड़ी कैंडल के साथ देख रहे हो वो मोमेंटम के साथ बिल्कुल भी नहीं है। और जब ऐसे मोमेंटम के साथ नहीं होती कैंडल तो प्राइस के अंदर मे भी पुल बैक आ सकता है, जो कि पास्ट एग्जाम्पल से हम देख के समझ चुके हैं। अब हम डेली के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं दोनों चार्ट्स में। अभी हम प्रीवियस हाई के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी जो नियरेस्ट हाई है इनके बारे में बात करते हैं।
प्रीवियस हाई एक बार इस चार्ट में भी पीछे ब्रेक हो चुका है। अभी का जो सिनेरियो है उसको देखते हैं। यहाँ पे मैं अगर इसके हाई को मैं मार्क करता हूँ और जो अभी के करंट और इस RSI के मैं हाई को मार्क करता हूँ। एक सेकंड, RSI हट गया मेरा। अब इस RSI के मैं इसके हाई को मैं मार्क करता हूँ और अभी जो करंट ये अभी जो करंट प्राइस का RSI है इसको मैं मार्क करता हूँ। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा डाइवर्जन हमको देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर आप इधर नोटिस करोगे, सेम यहाँ पे इसके पीक को यहाँ पे प्राइस ब्रेक नहीं कर पाई थी इतना ज़्यादा ऊपर जाने के बाद भी, और इसी सेम सिनेरियो में अभी भी ऐसा ही हो रहा है। इसके पीक को प्राइस यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रही है इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बाद भी। चाहे हमको प्राइस एक्शन तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बट अगर हम RSI के कंपैरिजन करें तो यहाँ पे हमको अभी भी RSI थोड़ा वीक ही दिखने को मिल रहा है। और मे बी इस वीक जो हो सकता है उसके 3 सिनेरियो है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। जो पहला सिनेरियो है उसके होने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि अभी हमने उसको बैक टेस्ट किया है। सेकंड सिनेरियो है उसके थोड़े कम है लेकिन वो भी पॉसिबल हो सकता है। और जो थर्ड सिनेरियो है उसके थोड़े रेयरली चांसेस है, बट अगर वो होता है तो उसमें हमको क्या करना चाहिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सबसे पहला सिनेरियो जो कि आप समझ चुके होंगे, यहाँ से हमें एक पुल बैक देखने को मिल सकता है और पुल बैक हमें इन डिमांड जोन तक मिल सकता है। पहला ये 45 मिनट का डिमांड जोन है। हालांकि जब ये प्राइस सेल होकर नीचे आ रही थी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस डिमांड जोन तक प्राइस आए और उसके बाद हमें कुछ बाइंग देखने को मिले, बट प्राइस इससे पहले ही ऊपर मूव कर चुकी है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो बचे हुए पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो फुलफिल हो चुके हो, बट फिर भी मैं लेवल को मार्क कर रखा हूँ कि प्राइस जब इस डिमांड जोन पे आएगी क्या प्राइस एक्शन करती है, उस बेसिस पर मैं यहाँ पे डिसाइड करूंगा यहाँ पे मेरे को बाय करना है या नहीं करना। अब हम बात करें जो प्रीवियस लेवल की है, एक यहाँ पे 75 मिनट्स का डिमांड जोन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये डिमांड जोन है, ये भी रिवर्सल पैटर्न और स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ऊपर गई है प्राइस, तो ये डिमांड जोन भी 90% 99% यहाँ पे काम करेगा। उसके बाद ये लेवल टेस्टेड है और ये 2 लेवल टेस्टेड है। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बैक टेस्ट करके दिखाया था कि प्राइस नया हाई लगाने से पहले उस टाइम पे अक्टूबर के मंथ में जब नया हाई लगाने से पहले एक बार वीकली की डिमांड जोन तक आई थी। अब अगर यहाँ पे भी जैसे सेम सिनेरियो वापस रिपीट होता है तो प्राइस में भी यहाँ से 26,000 के लेवल से ब्रेक होके एक बार 24,000 के लेवल को टच करेगा। ये 24,800 का जहाँ पे वीकली का डिमांड जोन का सपोर्ट है और एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, और इस डिमांड जोन का सपोर्ट लेके एक नया हाई आपको फिर से वापस देखने को मिल सकता है। अब हम सेकंड सिनेरियो की बात करते हैं जिसके चांसेस कम है, बट फिर भी ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है वो स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ बनी है। तो यहाँ पे जो सेंटिमेंट्स है वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और जो ऊपर सेलर्स के सेंटिमेंट्स है वो भी स्ट्रॉन्ग है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि प्राइस इस 26,000 के लेवल पर साइडवेज रह सकती है क्योंकि दिसंबर मंथ चल रहा है और दिसंबर के मंथ में वॉल्यूम खत्म हो जाती है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करे और उस बीच में RSI में भी यहाँ से ब्रेक होना चालू हो सकता है कि RSI एक बार ब्रेक होकर ओवरसोल्ड एरिया में चले जाए और प्राइस अपने 26,000 के लेवल के आसपास ही रहे, मतलब 25,500 तक भी इस पूरे लेवल, ये जो पूरी कैंडल है इसके लेवल में ही कंसोलिडेट कर सकता है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। और उसके बाद जब हमें ब्रेकअप देखने को मिलेगा तो क्या पता वो जेन्युइन ब्रेकअप हो, यहाँ से हमको एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल सकती है। जो नया हाई लगेगा वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हाई होगा, नहीं तो अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो हमारे जो लेवल्स है इन पर हमारा मेन फोकस रहेगा। अब जो थर्ड सिनेरियो है जो कि बहुत रेयर चांस है होने का, बट अगर वो फिर भी होता है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे अगर ये सच में एक प्रॉफिट बुकिंग वाला सिनेरियो होता है तो मे बी कल ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखे और जो कैंडल क्लोज होगी वो एकदम स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कैंडल क्लोज हो। और अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि कैंडल जो है स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ क्लोज होती है तो हमारे लिए ये एक डिमांड जोन बन जाएगा रैली बेस रैली का। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे कि प्राइस ऊपर जाने के बाद एक पुल बैक ले और पुल बैक लेने के बाद हम इस लेवल में बाय करेंगे और जो हमारा टारगेट होगा वो इस हाई का ऊपर का टारगेट हो सकता है। हालांकि ये सिनेरियो कम होने के कम चांसेस है और अगर होता भी है तो वो कैंडल क्लोज कर पाती है नहीं कर पाती और कितने स्ट्रेंथ के साथ क्लोज करती है वो भी देखना इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये इस कैंडल का 50% भी स्ट्रेंथ के साथ ऊपर क्लोज होगी तो डेफिनेटली हम बाइंग साइड में ट्रेड लेंगे। सो इस वीक हमें निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है मैंने उसके बारे में आपसे बात कर ली है। अब अगर हम दूसरे सेक्टर की बात करें जो कि निफ्टी बैंक है, इसका भी क्विक एनालिसिस दे देता हूँ कि इसके अंदर क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में चलते हैं, आपको दिख रहा है कि मंथली टाइम फ्रेम में निफ्टी बैंक ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोज किया है। पिछले 2 महीने से बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस मंथ में भी
आपके निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी बैंक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम वीकली के टाइम फ्रेम में चलते हैं, वीकली के टाइम फ्रेम में भी स्ट्रेंथ बाइंग कैंडल है, स्ट्रॉन्ग के साथ स्ट्रेंथ के साथ बाइंग कैंडल है। इस वीक की आप क्लोजिंग देख सकते हो, निफ्टी के कंपैरिजन में भी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप यहाँ पे हम आरएसआई को दिखाएं, अगर हम इधर आरएसआई को देखें तो आरएसआई भी वीकली के टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग है, दिख रही है। यहाँ पे ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है नियरेस्ट वाली, और ये जो पीक बना था इसके आसपास ही प्राइस है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अभी भी डिसेंट स्ट्रॉन्ग है निफ्टी बैंक आरएसआई के अकॉर्डिंग। जो बाइंग है वो एक डिसेंट मोमेंटम के साथ ऊपर जा रही है। अगर अब हम डेली के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं तो डेली के टाइम फ्रेम के अंदर हमको आरएसआई के अंदर एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि इसका ये जो पीक है और इस कैंडल का ये है, इस वाली कैंडल का ये पीक है, और प्राइस इसको कितने अच्छे मोमेंटम के साथ ऊपर ब्रेक कर चुकी है। हालांकि अभी तक आरएसआई ने यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं किया, तो मे भी ऐसा पॉसिबल है कि इसमें भी हमको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है इस वीक में। और अगर इस सेलिंग आती है तो मेरे कुछ मार्क करे हुए लेवल्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला जो लेवल होगा मेरा ये 75 मिनट्स का डिमांड जोन होगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप के साथ ऊपर गई है। अगर आपको फेयर वैल्यू गैप नहीं पता तो आप कमेंट में बता देना, मैं उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। उसी बीच में हमको यहाँ पे कोई ऐसे लेवल्स नहीं दिखते, हालांकि एक सपोर्ट एरिया है जो कि यहाँ पे प्राइस को एक बार रोक सकता है, बट ये हमारा एक पहला लेवल है बाइंग का, जिसको ऑलमोस्ट 200 EMA का यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा अगर प्राइस यहाँ पे आएगी। उसके बाद जो सेकंड लेवल है जो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो ये है 125 मिनट का डिमांड जोन, जिसने इस पीक को ब्रेक किया है और एक मोमेंटम के साथ ऊपर प्राइस क्लोज करी है। तो यहाँ पे एक डिसेंट बाइंग के साथ एक मोमेंटम दिखा है। अब नीचे के भी कुछ लेवल्स है जो कि मैं आपके साथ अभी डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि इस वीक में ऐसा मुश्किल ही है कि प्राइस इन नीचे वाले डिमांड जोन तक आए। अभी हमारे लिए ये जो 2 लेवल्स है इन पर हमारा मेन फोकस होगा। और अगर हमें यहाँ पे कुछ बेरियस कैंडल बनते हुए दिखती है और हमको कुछ ऐसा कंफर्मेशन मिलता है या कुछ ऐसा सपोर्ट मिलता है जो कि हमको ये शो कर सकते हैं कि हाँ भाई जो सेलिंग है इस डिमांड जोन तक आएगी, तो उस बीच में हम एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी निफ्टी बैंक के अंदर भी हम लेंगे। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया, आप मेरे बताए हुए लेवल्स पर बाय सेल बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन की पर्पज से बता रहा हूँ। हालांकि इसमें एक चीज और क्विक एनालाइज करें कि जब निफ्टी बैंक ने अपने एक ऑल टाइम हाई के लेवल को ब्रेक किया था तब क्या हुआ था। इस ऑल टाइम हाई के लेवल को मैं डेली के टाइम फ्रेम पे मार्क करता हूँ, जो कि काइंड ऑफ ये था। इसको अगर मैं मार्क करूँ, आरएसआई को मैं मार्क करूँ, तो आप देख सकते हो कि प्राइस ने जो निफ्टी बैंक का जो प्राइस, निफ्टी बैंक के जो चार्ट में जब कैंडल ब्रेकआउट करी थी, उसने इस आरएसआई को इजीली ब्रेक कर दिया था। यहाँ पे इसको इजीली ब्रेक कर दिया था और उसके बाद प्राइस एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ऊपर गई थी। हालांकि यहाँ पे छोटे छोटे डाइवर्जेंस थे, जिसके बाद आप देख सकते हो कि प्राइस में एक छोटा मोटा पुल बैक आया था। और जब भी प्राइस एक अपने लेवल को ब्रेक करती है तो एक बार पुल बैक तो लेती है। तो यहाँ पे भी सेम पुल बैक आया था, यहाँ पे भी एक डिमांड जोन था जहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लेके फिर से एक नया हाई बनाया। अब अगर हम दूसरे सेक्टर की बात करें तो जो सेक्टर मेरे को अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है और जो अभी थोड़ा ग्रो हो सकता है वो है निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी में अगर हम चले, निफ्टी आईटी इंडेक्स में देख सकते हो, मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियो थी, जो मेरी सेक्टर एनालिसिस की वीडियो थी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि मैंने निफ्टी आईटी के लेवल्स बता रखे थे कि कैसे कैसे प्राइस एक्शन होंगे, तो हमको कब बाइंग करने का देखना चाहिए। बट अब मैं जो निफ्टी आईटी के अंदर शेयर्स को बाइंग करने का देखूंगा, क्योंकि इसने अपना एक प्रीवियस बहुत जो ऊपर से टॉप से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसको यहाँ पे इसने ब्रेक किया है और पुल बैक ब्रेक करने के बाद, एक पुल बैक लेने के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ऊपर गई है और इन सप्लाई जोन को इसने ब्रेक करना चालू कर दिया है। हालांकि अगर आप पुल बैक आता है निफ्टी आईटी के अंदर और उसके साथ में हमको कोई टीसीएस में या किसी और शेयर में कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मैं डेफिनेटली हमें बाई साइड की ट्रेड लेने का ढूंढूंगा। और मेरे जैसे ये लेवल्स हैं, जैसे कि ये लेवल है 75 मिनट्स का डिमांड जोन, इसको मैं भी मार्क नहीं करूँगा, ये मेरा लेवल है। अगर इसके साथ साथ मेरे को इसके शेयर में कोई डिमांड जोन मिलते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली बाई करूँगा। अब अगर हम बात करें जो दूसरा सेक्टर है वो है निफ्टी एफएमसीजी। ये सेक्टर बहुत टाइम से साथ बैठा है, बट मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि इस सेक्टर के अंदर कुछ बाइंग आनी चालू हो चुकी है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये एक 125 मिनट का डिमांड जोन था जिसको एक मोमेंटम के साथ बाइंग आई थी, और इस डिमांड जोन का प्राइस यहाँ पे आके मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रही है। आरएसआई भी यहाँ पे आप देख सकते हो, आरएसआई थोड़ा स्ट्रेंथ शो कर रही है, बट मैं अब आरएसआई को हटा रहा हूँ क्योंकि अभी हमें इन सब की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ प्राइस एक्शन देखना है। इन सारे इंडिकेटर को मैंने क्लोज कर दिया। सबसे पहली चीज़, अगर हमें एफएमसीजी के अंदर स्ट्रेंथ है
तो वो इस लेवल को अगर वो ब्रेक करती है तब हम एक एफएमसीजी के शेयर के अंदर बाइंग साइड में ट्रेड लेंगे। अगर वो नहीं कर पाती है तो हम अभी भी इसके अंदर कोई भी एंट्री बनाने का नहीं देखेंगे। हालांकि अगर हम चार्ट को छोटा करते हैं तो आप देख सकते हो कि प्राइस एक चार्ट के अंदर एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर ही ट्रेड कर रही है। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब हमको उसके अंदर कुछ एक मोमेंटम के साथ बाइंग देखने को मिल सकती है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है। यूजुअली जो मेरी वीडियो होती है वो 10 से 15 मिनट की होती है, बट इस वीडियो में हम निफ्टी का बैक टेस्ट किया था, जिसकी वजह से ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जो वीडियो है उसको कम से कम छोटी रख सकूं। इस वीडियो को मैं ज़्यादा छोटी नहीं कर पाऊंगा। और अगर आपको कोई भी ऐसा सेक्टर लगता है जो आपको लगता है इसके अंदर मोमेंटम आ रहा है या आ सकता है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका एनालिसिस करके आपको बता दूंगा कि क्या मेरे को सेक्टर के अंदर लग रहा है, क्या सेक्टर के अंदर बाइंग का मोमेंटम आ सकता है या नहीं। अब मैं आपको और सेक्टर के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। अभी मेरे को जो सेक्टर लग रहे थे वो एफएमसीजी और आईटी थे। इन दोनों सेक्टर में हमें फोकस रखना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं हर संडे को सेक्टर एनालिसिस की वीडियो डालता हूँ और साथ ही साथ में मैं डिमांड सप्लाई के ऊपर वीडियो डालता हूँ कि कैसे आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इस पूरे स्ट्रेटेजी को इजीली सीख सकते हो। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इस आने वाले वीक में मैं टाइम फ्रेम के ऊपर वीडियो डालने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आपको टाइम फ्रेम के सारे बेसिक से लेकर एडवांस टॉपिक सारे सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो आप मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ताकि आपको वो वाली वीडियो भी मेरी मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।